पूरे वीडियो में कहीं भी पहलवानों के नाम इसलिए उल्लेख नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि ये महिला यौन शोषण से संबंधित घटना है और इसमें एक पॉक्सो के भी इसमें आरोप शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए कहीं भी जो महिला पीड़िता है, चाहे वो दुराचार की पीड़िता हो या पॉक्सो की पीड़िता हो, तो उनका नाम उजागर ना किया जाए। धन्यवाद। वो रूलिंग पार्टी से हैं और देखो पॉलिटिक्स हम नहीं जानते, हम तो सीधे साधे पहलवान हैं, हमेशा पहलवानी की है, लेकिन सपोर्ट है, इसीलिए अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं है। नहीं, शुरू में बिल्कुल भी डाउट नहीं था, बिल्कुल ठीक था कि हमारी बातें सुनी जाएंगी क्योंकि उसमें खुद एक अच्छे एथलीट थे, ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड मेडलिस्ट। तो जब हमने अपने बयान दिए, तो लड़कियों ने बयान दिए, तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे बैठी महिलाओं के भी आंसू आए थे जो हमारा बयान ले रहे थे, जो लड़कियां सब उनका बयान ले रहे थे, तो उनकी भी आंखों में आंसू आए थे और बोल रहे थे कि हम सब ठीक कर देंगे, आप रो मत, आपके साथ न्याय होगा, ये होगा। अब कहाँ गया वो? और अब टोटली उल्टा बाहर सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है कि रिपोर्ट में तो कुछ था ही नहीं, कुछ फाइंडिंग मिली ही नहीं। फिर तुम्हारे क्या आंसू झूठे थे? उसने ने जो मीडिया ना उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, मरेंगे ना, उस दिन तक ही मरेंगे। लॉ प्रेम प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करूंगा, वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का लिखाया जाना, एफआईआर का लिखाया जाना। प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे लिखाई जाए। अभी आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर काफी सारे पहलवान इकट्ठे हुए और सब नामी गिरामी रेसलर्स हैं जिन्होंने न केवल ओलंपिक में, एशियन गेम्स में और वर्ल्ड स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल्स प्राप्त किए हैं। वे आज इतने परेशान हैं एफआईआर लिखाने के लिए। एफआईआर लिखाना ये वास्तव में एक बड़ी टेढ़ी खीर है आम आदमी के लिए, लेकिन आप तो देख रहे हैं खास आदमियों के लिए भी एफआईआर लिखाना इतना मुश्किल हो गया है। आइए मैं बताता हूं क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। सबसे पहला प्रावधान है कि यदि किसी के साथ कोई ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना यानी दस्तंदाजी अपराध, संज्ञेय अपराध की सूचना देने के लिए आप किसी भी थाने पर जा सकते हैं जहां का जुरिस्डिक्शन है। तो ये पहलवान भी थाने पर गए थे, कनॉट प्लेस गए, पुलिस स्टेशन पे जाकर इन्होंने अपनी कंप्लेंट दी, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत 154 सीआरपीसी में 154 सेक्शन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। अब ये सेक्शन 154 कहता क्या है? सेक्शन 154 का जो सब सेक्शन 1 है उसमें स्ट्रिक्टली बताया गया है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, उसमें लिखा हुआ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जब भी कोई सूचना जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में है, या तो उसको जुबानी दी जाती है, ओरली दी जाती है। अगर ओरली दी जाती है तो ही विल गेट इट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, उसको लिखित में लिखाएंगे, और या उनको लिखित सूचना प्राप्त होती है और ये दोनों ही सूचना इंफॉर्मेंट को साइन करनी होगी। तो केवल इतनी कंडीशन है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इन राइटिंग या ओरली सूचना दी जाती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, तो एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। इसमें कोई किसी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। इसमें एक जजमेंट आया था, आपको याद होगा, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2013 में ये केस लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इसमें बताया गया था कि एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, लिखाई नहीं होगी, लेकिन एफआईआर इस केस में नहीं लिखाई जा रही। इसके लिए एक अब तो ऑफेंस भी हो गया है। अगर कोई सूचना मिलती है किसी ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन को जिसमें आरोप लगाए हैं 326A, 326B एसिड अटैक वाले मामले, 354 जिसमें इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, और उसके बाद 376, 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, ये सभी आईपीसी के ऑफेंस हैं जिसमें मैंडेटरी है एफआईआर लिखाया जाना। यहां तक कि 509 आईपीसी का भी एफआईआर लिखानी ये किसी भी ऑफिसर इंचार्ज के लिए जरूरी है, अन्यथा उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है उल्टा 166A का, 166A आईपीसी में, और जिसमें सजा है मिनिमम जो है उसमें 6 माह की सजा है और अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना सहित भी। तो इस तरह का स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किया हुआ फिर भी
ऑफिसर इंचार्ज क्यों नहीं एफआईआर लिख रहे? क्यों? क्योंकि एफआईआर में जिन्हें नामजद किया जा रहा है वो है एक कद्दावर नेता, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, और वो कई बार सांसद रह चुके हैं। इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आया, लेकिन उन्होंने भी अपनी सफाई दी है। वो कहते हैं कि मेरा जीवन बेदाग रहा है और मेरे ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं हो सकता, जांच करा ली जाए। जांच के लिए इसमें कमेटी बिठा दी गई ओलंपियन मैरी कॉम की अध्यक्षता में। अब उन्होंने काफी सारे बयान भी लिए हैं, लेकिन उन बयानों के आधार पर अभी तक जो भी रिपोर्ट आई होगी उसमें एफआईआर नहीं हुई है। ललिता कुमारी केस पर हम फिर एक बार चलते हैं। ललिता कुमारी केस में दिया गया है कि एफआईआर मैंडेटरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए। अब उसमें एक्सेप्शंस इसलिए दिए गए हैं ताकि जो एक्यूज्ड है उसका भी हित प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो सूचना देने वाला है, जो विक्टिम है, उसका भी हित प्रोटेक्ट किया जा सके। वो कैसे होगा? अगर किसी मामले की सूचना इनऑर्डिनेट डिले के बाद दी गई है, बहुत ज्यादा देरी के बाद दी गई है, तब उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी पहले। इसके साथ ही और भी केस दिए गए हैं कि किनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूर होगी, जैसे करप्शन के चार्जेस हैं, कमर्शियल ऑफेंसेस हैं, इसके साथ ही कुछ फैमिली डिस्प्यूट हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, या मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस हैं। ऐसे मामलों में कह दिया गया कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ली जाएगी, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस बात के लिए की जाएगी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं। तो ये तो एसएचओ भी कर सकते हैं, उसकी जो तहरीर दी जा सकती है एप्लीकेशन, उसमें देख सकते हैं कि क्या उस बात से जो उसमें लिखी गई है एप्लीकेशन के अंदर, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, संज्ञेय अपराध बनता है। और इस जांच की रिपोर्ट जो भी आपको एप्लीकेशन मिली है उसे आपको जीडी में, जनरल डायरी में, जो रोज नाम चाम कहलाता है, उसमें जरूर दर्ज होनी चाहिए। अब एसएचओ को यह निर्णय लेना, जो ऑफिसर इंचार्ज है किसी पुलिस स्टेशन का, उसको यह निर्णय लेना है कि एफआईआर या तो लिखें, उसको दर्ज करें जीडी में, और अन्यथा उसमें क्या उनकी फाइंडिंग पाई गई है ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन्फॉर्मेंट को इन राइटिंग, कि एफआईआर इसलिए नहीं लिखी जा सकती कि इसमें संज्ञेय अपराध नहीं बनता, या और कोई कारण दर्शाते हुए लिखेंगे। दूसरा है कि कमिटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या आया है, क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए भी जो समय दिया गया है, जो समय सीमा है, सप्ताह भर की दी हुई है, और मैक्सिमम जो हो सकती है उसमें दिया गया 6 सप्ताह तक मैक्सिमम हो सकती है, जो इसकी लिमिट है, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में, और उसका कारण दर्शाना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ एफआईआर लिखने में। अब इसमें एक और संगीन बात है, जो रेसलर्स ने एप्लीकेशन दी है वो ना केवल उसमें यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं, बल्कि उसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं और उसमें जो विक्टिम्स के नाम दिए हुए हैं, वो विक्टिम जो हैं वो एक माइनर भी है। तो माइनर है, अब पोक्सो की भी धारा लग जाएंगी, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, और ये और भी संगीन है। इसको दर्ज किया जाना, इसमें केस ऑफिसर नियुक्त किया जाना, बच्चे की काउंसलिंग किया जाना, ये बेहद आवश्यक है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो भी स्ट्रिंजेंट है, साथ ही इसमें जो केस चलेगा अदालत में वो भी स्पेशल कोर्ट में चलेगा। तो इसलिए जो आरोप हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। अब ये तो हो गया 154(1) की बात। एक प्रोविजन और दिया गया है अब 154(2) में। क्या है? अगर एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो उसकी एक कॉपी इन्फॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। अब आ जाइए 154(3), ये भी रेलेवेंट है कि एफआईआर अगर थानेदार करे इनकार तो कैसे लिखाएं एफआईआर, ये इसका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये बात लिखेंगे कि हमारे साथ ये घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद ये भी लिखेंगे कि हम थाने पर गए लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। और अभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक रिसेंट एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन जो आपने थाने पे दी है, केवल उसकी एक कॉपी मात्र देने से एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन लिखनी होगी जिसमें ये पूरा दृष्टांत लिखना होगा कि आपने एप्लीकेशन दी वहां लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई, इसलिए वो आपकी एफआईआर लिखी जाए। तो 154(3) में प्रावधान दिया गया है कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है डिस्ट्रिक्ट के, या डीसीपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जहां कमिश्नरेट हैं, उनको अगर लिखित सूचना दी जाएगी इन राइटिंग और बाई पोस्ट सूचना दी जाएगी, तब उनका
अगर संशय का समाधान हो जाता है, इफ सेटिस्फाइड, उसमें लिखा हुआ इफ सेटिस्फाइड, तो वे एक ऑर्डर कर सकते हैं एफआईआर लिखने के लिए, और उसका इन्वेस्टिगेशन या तो स्वयं कर सकते हैं या अपने किसी स्टाफ से करा सकते हैं या किसी भी अन्य अधिकारी से उसका इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो ये 154(3) में प्रावधान है। तो पहले पहलवान गए थे कनॉट प्लेस थाने पर, वहीं पर उच्चाधिकारी भी बैठते हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी एप्लीकेशन इन राइटिंग देना चाहिए, लेकिन उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, वो चले गए सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। किस जुरिस्डिक्शन के तहत? रिट जुरिस्डिक्शन, जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32, उसमें रिट जुरिस्डिक्शन का प्रावधान दिया गया है, जिसमें आपने रिट पढ़ी होंगी, जिसमें हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सर्सरी, क्वो वारंटो, ये तमाम रिट्स दी गई हैं। तो उसमें मेंडामस रिट जारी करने के लिए उन्होंने संभवतः इसमें रिक्वेस्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट की तो वाइड पावर्स हैं, हालांकि हाई कोर्ट की भी बड़ी वाइड पावर्स हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते थे, ये भी ऑप्शन था। तो ये सभी जितने भी उपाय हैं, ये कोई भी आम आदमी भी अपना सकता है। तो पहले मैंने बताया सीधे थाने जाइए, अगर थाने से आप एग्रीव होते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती, तब आपको जाना चाहिए डीसीपी के पास या डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, या इन राइटिंग बाय पोस्ट आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए, एफआईआर हो जाएगी। एक और प्रावधान है, वो है 156(3) सीआरपीसी का। इसमें जो भी जुरिस्डिक्शन रखते हुए मैजिस्ट्रेट हैं, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वे भी इन्वेस्टिगेशन का और एफआईआर का आदेश दे सकते हैं, इसे कहते हैं 156(3). तो ये एक अन्य प्रावधान हो गया। और इसमें मैंने बताया था कि जो ऑफेंसेस हैं, जो संगीन ऑफेंस हैं, जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं, उसमें कवर किए गए हैं, उसमें एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो सकती है। उसमें उनके खिलाफ ये 166A का आईपीसी का ऑफेंस बनता है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अन्य कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। अब इसमें क्या है, ये क्यों नहीं हो पा रही एफआईआर? इसका जो मुझे कारण जान पड़ता है कि आप देखेंगे कि जो ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो जजमेंट आया है, उसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका नाम है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो शब्द है वो सीआरपीसी में कहीं डिफाइंड नहीं है। इंक्वायरी तो डिफाइंड है, जैसे सेक्शन 2G में दिया गया, लेकिन उसमें कहीं भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे होगी, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो नहीं दिया गया। तो इसकी बेहद ज़रूरत है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कैसे होगी, कौन कंडक्ट करेगा, उसकी डेफिनेशन दिया जाना, उसका प्रोसीजर दिया जाना बेहद आवश्यक है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कल संभवतः इसमें फैसला आ जाएगा, और मुझे लगता है कि इसमें या तो कमेटी की रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तो हो सकता कोई और भी हो, अन्यथा एफआईआर लिखाने में कोई इसमें व्यवधान शायद नहीं लगता मुझे। तो एफआईआर लिखाने के लिए इन सब तौर तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला 154(1) सीधे थाने पर, दूसरा 154(3) एसपी या डीसीपी के पास बाई पोस्ट और इन राइटिंग, उसके बाद 156(3) जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ये है प्रोसीजर। तो जब भी आपको कोई एफआईआर लिखने के लिए करें इनकार, तो कैसे लिखाएं एफआईआर? जुड़े रहिए लॉ प्रेम प्रकाश से। जय हिंद। 16 Olympic medalist Sakshi Malik, 2018 Asian Games gold medalist Vinesh Fogart, and others gathered again at Jantar Mantar in the Indian capital to restart their protest seeking action against the Wrestling Federation of India president. The three wrestlers are also recipients of the Khel Ratna Award, India's highest sporting honor. The wrestlers called off their initial protest after they were given assurance from the sports minister Anurag Thakur. The wrestlers had protested at the same site in January with a demand to remove Brij Bhushan and other trainers, accusing them of sexually exploiting female wrestlers at national camps.